नमस्कार। आज हम जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान एवं योग के सप्तम पत्र जिसका शीर्षक है जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य उसका अध्ययन करेंगे, जिसकी प्रथम इकाई है स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन विज्ञान। इस इकाई का प्रथम पाठ है स्वास्थ्य की अवधारणा, स्वास्थ्य के अवयव, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इस पाठ के अध्ययन से हम यह समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य की मूल अवधारणा क्या है, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। इसके साथ-साथ हम यह भी सीख पाएंगे कि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा से। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य है तभी हमारा जीवन है। जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा की अवधारणा की बात करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को 4 जो मुख्य आयाम हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है इसकी जैव चिकित्सकीय अवधारणा, उसके बाद परिस्थितिकी अवधारणा, फिर मनोसामाजिक अवधारणा और फिर है समग्र स्वास्थ्य अवधारणा। जैव चिकित्सकीय अवधारणा में हम मानते हैं कि रोग जो है उसका न होना ही स्वास्थ्य कहा जाता है। यह अवधारणा जो है वो 20वीं सदी में आई है। जब से चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की है तब से इस अवधारणा को हम मानते हैं। आधुनिक चिकित्सा यह कहती है कि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की टूट-फूट आ जाए, कोई संक्रमण आ जाए या किसी प्रकार का कोई अंग काम करना कम कर दे या बंद कर दे, उस स्थिति को हम रोग कहते हैं। और अगर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है तो उससे हम स्वास्थ्य कहते हैं। परिस्थिति की अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो परिस्थिति की अवधारणा यह है कि हमारा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से पर्यावरण जो है वो हमारे को प्रभावित करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि आज जैसे हमारे देश की स्थिति है कि धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो साधन हैं वो कम होते जा रहे हैं और व्यक्ति जो है उसे साधनों का अभाव होता जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी सीमा है और अगर व्यक्तियों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही, जनसंख्या विस्फोट ऐसे ही चलता रहा तो शायद हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित ये भी इस परिस्थिति करने वाली है। इसके बाद आता है मनोसामाजिक अवधारणा। देखिए, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और इसे समाज में रहना होता है, समाज में इसे अपने सारे क्रियाकलाप आगे करने होते हैं। उस दृष्टि से हम देखें तो हमारा समाज, हमारा व्यवहार जिसे हम मनोविज्ञान कह सकते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा आर्थिक स्थिति और हम जिस देश में रहते हैं उस देश का राजनीतिक स्थिति जो है वो हमारे स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती है। इसके बाद है समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा। अगर समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा की बात करें तो हम पाते हैं कि अगर हम उपरोक्त तीनों अवधारणाओं को एक साथ रख लें, एक साथ मिला दें, तो उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि ये समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और परिस्थितिकीय तीनों प्रकार की चीजें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा की। देखिए, बहुत से वैज्ञानिकों ने या स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से विशेष वेबस्टर ने जो परिभाषा दी है वो है और ऑक्सफोर्ड की जो परिभाषा है वो रही है। परंतु जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरी देश में या पूरे विश्व में जो अलग-अलग प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम है उनको संचालित करता है या स्वास्थ्य के ऊपर निगरानी रखता है, उसने एक विशेष परिभाषा दी है। उस परिभाषा में उन्होंने मुख्य रूप से 3 चीज़ों को समाहित किया है। वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। 48 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा दी थी,
उसमें कहा कि स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। परंतु इस धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और नई नई शोधें सामने आती रहीं। उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के रूप में यह कहा गया कि सिर्फ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ही नहीं, मनुष्य को पशु से जो अलग करता है वो है अध्यात्म। तो जब हम पूर्ण रूप से सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सही है, सही क्रियाकलाप करते हैं, तो वह स्वास्थ्य होता है। सिर्फ रोगों का अभाव ही स्वास्थ्य नहीं होता है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य का दर्शन। देखिए, स्वास्थ्य जो है उसके दर्शन के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें है कि स्वास्थ्य विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन का केंद्र बिंदु है। स्वास्थ्य व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य की अभिरक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक विनिवेश है। स्वास्थ्य उपयोगी जीवन की पहचान है। यह मूलभूत मानव अधिकार है। यह जाति, संप्रदाय और धर्म से विहीन है तथा यह सारे विश्व का लक्ष्य है। अगर हम इस दर्शन के ऊपर अगर हम विचार करें या इसे हम व्याख्यात करें, तो इसके अनुसार स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं और आज पूरा विश्व जो है वो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधित कार्यवाहियां कर रहा है। तो जब हम स्वास्थ्य के आयामों की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के आयामों में सबसे प्रथम आयाम आता है शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम जो हमारा शरीर की बनावट है, हमारे जितने भी अंग हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं, हमारी प्रत्येक कोशिका सही रूप में काम करती है और उसमें किसी प्रकार का कोई विघटन वगैरह न हो, हमें अच्छी तरह से भूख लगे, हमें अच्छी तरह से प्यास लगे, हम अपने सारे शरीर के कार्यों को पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पाएं, यह आयाम हमारा है शारीरिक आयाम। मानसिक आयाम की जब बात आती है, तो वहां यह है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के प्रति कैसे हैं, या हम अपने प्रति हमारा क्या रवैया है, ये मानसिक आयाम में आता है। कहा जाता है कि सिर्फ शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है, तो वह व्यक्ति किसी कार्य को संपूर्ण ढंग से या अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके कारण हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कई रोग हैं जैसे जिन्हें हम उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर या अलग अलग प्रकार के अस्थमा हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनका मूल कारण शारीरिक न होके मानसिक है। अगर हमारे मन में तनाव है, हमारे में एंजाइटी है, तो उसका असर सीधे सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य हमारे शरीर का एक अक्षुण्ण और एक महत्वपूर्ण भाग हम कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है सामाजिक आयाम। जैसा मैंने पहले बताया कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के साथ रहता है, तो इसलिए उसका यह सामाजिक अवयव भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कोई व्यक्ति समाज के साथ अपना सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो चोर हैं या जो अवांछित गतिविधियां करने वाले व्यक्ति हैं, उनको हम सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं कह सकते। इसके बाद जो मुख्य और चौथा आयाम आता है वह है आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्म का सीधा अर्थ है आत्मा के समीप रहना। यहाँ आत्मा के समीप रहने का अर्थ यह है कि हम आत्मा के गुणों का कितना नजदीक रहते हैं। आत्मा का गुण है सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, सामंजस्य है, ये सब हमारी आत्मा के मूल गुण हैं। और जब हम इन गुणों के साथ रहते हैं तो हम आध्यात्मिक होते हैं। हम सिर्फ धर्म की उपासना करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, तो हम आध्यात्मिक नहीं होते। उस समय हम धार्मिक हो सकते हैं पर आध्यात्मिक हो ये आवश्यक नहीं है। और व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रगतिशील प्राणी है, उसको समय समय पर प्रगति करनी है
उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यक्ति को आध्यात्मिक होना आवश्यक होता है। अगर हमारे भीतर दया, करुणा, मैत्री के भाव नहीं है, तो भी हम स्वस्थ नहीं कहला सकते। इसके बाद आती है भावनात्मक आयाम। भावनात्मक आयाम जिसे हम फीलिंग्स या इमोशंस कहते हैं। देखिए, हम क्या सोचते हैं, हम कैसा अंदर भीतर हम महसूस करते हैं, वह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे जीवन का होता है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं है, सही नहीं है, तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसके बाद आते हैं हमारी व्यावसायिक आयाम। व्यवसाय जो है वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण आयाम है। कैसा हमारी आजीविका कैसी चल रही है, हमारा कार्य क्षेत्र कैसा है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, हमारे पास इनकम कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे स्थान पर काम करता है जहां अत्यधिक गर्मी है और उसे श्वास लेने में दिक्कत होती है, या वहां बहुत ज्यादा डस्ट है और है, तो भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो प्रभावित करता है। इसके बाद हम अन्य जो आयाम हैं हम उनकी बात करते हैं। अन्य आयामों में है, सादा सीधे सीधे से हम बात करते हैं, दार्शनिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, पर्यावरणीय आयाम है, शैक्षणिक है, पोषण है, डायग्नोस्टिक है, कैसे हम निदान करते हैं, कैसे हम रोगों की रोकथाम करते हैं। ये सारे आयाम हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले होते हैं। इन्हीं सब आयामों का अध्ययन हम आगे से आगे इस भागों में करते चले जाएंगे। इसके बाद आता है स्वास्थ्य को निर्धारित कौन कौन से तत्व करते हैं, हम उनकी बात करते हैं, जिसमें मूल रूप से 5 तत्व हैं। सबसे पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से यहाँ अर्थ है कि हम अपने पूर्वजों से क्या पाते हैं। देखिए, जब मनुष्य का जन्म होता है उससे पहले हमारे जब अंडे का निषेचन होता है तो उस समय गुणसूत्र जो हैं वो आधे गुणसूत्र जो हैं वो 23 गुणसूत्र जो हैं वो माता से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पिता से आते हैं और दोनों मिलकर जोड़ों का निर्माण करते हैं। ये जो 23 गुणसूत्र दोनों स्थानों से आते हैं, ये जब जोड़ों का निर्माण करते हैं, यही निर्धारित करता है कि हमारा शारीरिक बनावट, हमारा शरीर कैसा होगा, रंग कैसा होगा, हमारा शरीर काम कैसे करेगा, वह कितना बड़ा कैसा होगा, ये सारी चीजें जो है ये जीन्स पे डिपेंड करती है। तो इसलिए सर्वप्रथम, क्योंकि अगर हमारा जब जन्म होता है तो ये सब जन्म को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। जन्म से पहले ही हमारे पास ये मिल चुके हैं और हमें पूरा जीवन इन्हीं के साथ बिताना है। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित जो करता है वह होती है हेरिडिटी। हम हमारे माँ बाप या हमारे पूर्वजों से हमने क्या मिला है वह। इसमें देखिए, जब जेनेटिक रोग अगर किसी में आ जाए तो सीधी सी बात है वो किसी प्रकार से भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके अलावा कोई शरीर में अक्षमता आ जाए और मानसिक विकास नहीं हो, ये सारी चीजें जो हैं ये हेरिडिटी में आती हैं। उसके बाद जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस सेकंड पार्ट आता है जो है एनवायरनमेंट, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो ये सबसे पहले हम बाह्य कारणों के ऊपर आते हैं। देखिए, जब तक पेट में होता है बच्चा, तब तक उसे बाह्य एनवायरनमेंट बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता, परंतु जैसे ही वह आता है, बाहर आता है, माता के गर्भ से जब वो बाहर आता है तो उस समय वह उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है ये उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली वस्तु होती है। जैसे कि वो किस स्थान पे रह रहा है, वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां की जलवायु कैसी है, आदि आदि ये सारे तत्व जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा डेवलप करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसकी जीवन शैली उसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। जीवन शैली से यहाँ तात्पर्य है कि हम किस प्रकार का आचरण करते हैं, कैसी हमारी दिनचर्या है, क्या हम खाते हैं, कैसे हम रहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो जीवन शैली में आती है। बहुत सारे समाज ऐसे भी हैं जिनमें नशे की लत होती है और वो जो है वो एक सामाजिक रीति रिवाज का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे समाज में व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा
अन्य प्रकार के जो जीवन शैली है, जैसे आजकल शहरों में मॉडर्न लाइफ स्टाइल जिसे कहा जाता है, अधिक रात्रि को बहुत लेट तक सोना और फिर दिन में लेट तक उठना, इससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, जैव घड़ी जो है, वो प्रभावित हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। इसके बाद जो है वो है सोशियो इकोनॉमिक या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सबसे पहले बात आती है हमारा आर्थिक स्तर क्या है। देखिए, हमारे स्वास्थ्य को यह अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि शोध यह बताती है कि जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो लगभग गरीबों में अधिक होती हैं, क्योंकि वहां स्वच्छता की कमी होती है और स्वच्छता की कमी के कारण होने वाले जो रोग हैं वो गरीब व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सारे जो रोग हैं ये अमीरों को प्रभावित करने वाले रोग हैं, क्योंकि वो लोग, उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेटिव हो जाती है, वो कार्य कम करते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, उसके कारण ये सारे रोग आ जाते हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति भी हमारी जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करती है। उसके बाद आती है शिक्षा। देखिए, शिक्षा आज हमारे जीवन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। हम किस प्रकार की शिक्षा पा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की हमें कितनी जानकारी उपलब्ध है, हम कितने जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, ये सब शिक्षा के आयाम में आता है। अगर हमें यह पता है कि ये कार्य करने से हमारे को इस स्वास्थ्य में ये समस्या आ सकती है, तो शायद हम उस कार्य करने को से बच सकते हैं। परंतु बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं कि इस स्थान पर या ये कार्य, अमुक कार्य करने से क्या प्रभाव होंगे। तो इस उस स्थिति में व्यक्ति जो है वो उसका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है। उसके बाद जो है वो कार्यस्थल आ जाता है, व्यवसाय, क्या काम करता है व्यक्ति। ये जैसे हमने पहले भी बताया था कि व्यक्ति का कार्य, जैसे कोई व्यक्ति सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, लगातार वहाँ डस्ट उड़ती रहती है और तो उसको अपने श्वसन संबंधित समस्याएं आने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम से यह है कि देखिए, जिन देशों में आज हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कई अफ्रीका के देश हैं जहां कबीलों में आपस में लगातार लड़ाइयां होती रहती हैं, वहां की सरकार जो है वो स्थिर नहीं है, तो उसके कारण भी हम मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं से यहाँ तात्पर्य है कि राज्य हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। जो हमारी सरकार है या जो हम हमारे आसपास का, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ स्वास्थ्य के प्रति कितनी व्यवस्थाएं कैसी हैं। अगर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के अभाव में व्यक्ति बीमारी के कारण मर जाएगा। तो इस प्रकार के ये सारे प्रभावित करने वाले हमारे मुख्य कारक हैं। और अन्य कारकों में भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे खाद्यान्न है, उद्योग है, हमारा सामाजिक कल्याण के कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, गांवों और शहरों के विकास के क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किस किस देश की या किस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है, ये सब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट, हम अपने शरीर की देखभाल कैसे करें। शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसकी हम देखभाल कैसे करें। देखिए, हमारा शरीर जो है वो बाह्य रूप से त्वचा से ढका हुआ है, पूरे शरीर को त्वचा ने ढक रखा है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण आए तो वो हमारे सीधे सीधे हमें प्रभावित ना कर सके। तो हमें त्वचा को एकदम साफ सुथरा रखना आवश्यक होता है। इसमें इसके लिए कुछ मूल मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि नियमित स्नान करना, अच्छी तरह से शरीर को रब करके स्नान करना, और हम ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहां किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन है, डस्ट है और है। इसके अलावा हमारे शरीर को बचाना, जैसे मच्छर है, मक्खियां हैं, इनको हमारे ऊपर नहीं आने देना। वस्त्र जो है वो हम वही वस्त्रों का उपयोग करें जो हमारी स्किन के साथ स्किन फ्रेंडली है, हमारी त्वचा को जो शूट करता है, वही हम उन्हीं को धारण करेंगे, तो हमारी त्वचा में इन्फेक्शन या त्वचा में एलर्जी होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा जब भी शौच आदि जाएं तो त्वचा को पूरा साफ करने की कोशिश करें। इसके बाद है बालों की देखभाल। बालों की देखभाल में मुख्य रूप से यही है कि बालों को साफ रखना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का डस्ट लग जाए तो हाथों हाथ उन्हें धो लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो है। और बालों में अच्छी तरह से
तेल की मालिश रोज करनी चाहिए, जिससे क्या है कि वहाँ उपस्थित जो रक्त वाहिनिकाएं हैं उनमें रक्त का संचार अच्छी तरह से होता रहेगा और उससे हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद है शरीर का मुख्य अंग हमारे दांत। दांतों की देखभाल भी अति आवश्यक है। दोनों समय हमें ब्रश करना चाहिए या फ्लॉस का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने मसूड़ों की अच्छी तरह मसाज करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, जिससे हमारे जो दांतों की जड़ें हैं वो मजबूत रहेंगी। इसके अलावा जब भी हम किसी प्रकार का कोई मीठा आहार या जिन जिन वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो हम खाएं तो उसके हाथों हाथ बाद हमें मुंह को अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी भोजन करें उसके बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करने लगिए। किसी प्रकार का खाद्यान्न या किसी प्रकार का कोई वस्तु भोजन दांतों में फंसी रहनी नहीं चाहिए। आंखों की देखभाल में आता है कि हमें आंखों को अच्छी तरह से पानी से रोज धोना चाहिए, साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। किसी प्रकार से आंखों को ऊपर से रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, उससे आंखों में स्क्रैचेज आ सकते हैं। इसके अलावा चोट का ध्यान रखें, आंखों को हमेशा बचा के रखें। अत्यधिक तीव्र धूप में अगर आप बाहर निकलते हैं तो उस समय आप ऐनक का प्रयोग करें, आप स्पेक्स लगाइए। इसके अलावा समय समय पर अपने शरीर की आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से करवाते रहिए। पौष्टिक आहार लें जिसमें विटामिन ए अत्यधिक हो, उन इस प्रकार की वस्तुओं का आप सेवन करें। कान की सफाई का भी अच्छी तरह ध्यान रखें, अत्यधिक तीव्र ध्वनि वाले स्थानों पर जाने से बचें और रोज कॉटन से या फ्लॉस से अच्छी तरह से कानों को साफ करिए। कानों में पानी को जाने से बचाइए, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। और किसी प्रकार का नुकीला कोई भी किसी भी प्रकार का नुकीली कोई वस्तु है उसको कान में नहीं डालें। विशेष रूप से जो मैचस्टिक होती है उससे कभी कान साफ ना करें। हाथ पैर को और शरीर के अन्य अंगों को खूब अच्छी तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए, जिसमें उनकी सफाई विशेष है। भोजन से पूर्व हमें हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और हो सके तो डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करें। इसके अलावा शौच के जस्ट बाद हमें अपने हाथ और पैरों को धोना चाहिए। हमारे शरीर में निद्रा एक अति आवश्यक वस्तु है, उससे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हम नींद पूरी ले सकें। और हमारे पोषण का और हमारे मनोरंजन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक मनोरंजन नहीं, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना मनोरंजन हमें करना चाहिए। इसके बाद हमारे स्वास्थ्य के अन्य अन्य घटकों की बात है, उसके देखभाल कैसे करें, ये सब बातें इसमें चैप्टर में आपको बताई जाएंगी। इसके बाद जो मुख्य दूसरा पाठ जो है वो है पर्यावरण और स्वास्थ्य, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को पर्यावरण भी बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि हम जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण का यहाँ अर्थ है कि हम जिस चीज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो पर्यावरण है। हमारी चमड़ी के चारों तरफ का जो भाग है वो पर्यावरण होता है। पर्यावरण हमें बहुत सही रूप चारों तरफ से प्रभावित करता है। जब भी किसी प्रकार का कोई भी पर्यावरण में समस्या आती है तो हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है, चाहे वो अत्यधिक गर्मी हो, अत्यधिक सर्दी हो, बरसात हो, ये सब हमारे शरीर को स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के मुख्य 3 घटक हैं जिनको हम वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के रूप में जानते हैं। हम मनुष्य जो है वो स्थलमंडल पे रहने वाला प्राणी है और वायुमंडल के कारण ही वह जिंदा है। वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसी के कारण वह जिंदा रहा हुआ है। जल जो है वो हमारे पृथ्वी को लगभग 2/3 भाग को जल से घिरा हुआ है और ये हमारे जीवन के लिए अति इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। वाष्प बन के ही जल बरसात करता है, उसी से नदियां और ये सब का निर्माण होता है और जिससे हमारे जल की आवश्यकता पूर्ति होती है। अगर हम परिस्थिति की बात करें तो परिस्थिति की हमें बहुत अधिक प्रभावित करती है। परिस्थिति से यहाँ हमारा अर्थ है कि जो हमारा इकोसिस्टम है कि हम किस प्रकार से रहते हैं। तो इसमें हम 2 रूप में जाने परिस्थिति को, एक स्थलीय परिस्थिति की होती है और एक जलीय परिस्थिति की होती है। क्योंकि जलीय परिस्थिति की हमें हमारे शरीर को सीधा प्रभावित नहीं करती, परंतु स्थलीय परिस्थिति की जो है वो हमें सीधे सीधे तौर पे प्रभावित करती है। स्थिति की परिस्थिति में मुख्य रूप से आते हैं हमारे वन।
धीरे धीरे हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टाउनशिप्स बढ़ रही हैं, तो ये इस पृथ्वी से वन का अभाव होता जा रहा है, वन घटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे वन जो संपदा है उससे हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु जो है वो है ऑक्सीजन जो मिलती है, उस ऑक्सीजन का मिलना धीरे धीरे कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, आदि आदि जो समस्याएं हैं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसके बाद आती है हमारे परिस्थिति की जो है वो हमारे शरीर हमें कैसे प्रभावित करती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए, अगर मैंने जैसे अभी बताया कि अगर हमारे जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, जितने भी जल हैं, वायु है, मृदा है, ये सारे अगर स्रोत स्वस्थ रहेंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है या किसी भी प्रकार की कोई विघटन उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके लिए हम सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी वस्तु किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। देखिए धीरे धीरे हमारी नदियां, जितनी भी हमारी नदियां या जल स्रोत हैं, उनके ऊपर बहुत सारा जो कचरा है या जो कह दीजिए इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आदि आदि जो सब वो हम उसी में मिलाते जा रहे हैं, जिसके कारण जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। और अगर उस प्रदूषित जल का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को ये बहुत अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाला कार्य होता है। जल प्रदूषण में मुख्य रूप से जितने भी हमारे आजकल के संयंत्र लगे हुए हैं, जितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाले जो रसायन हैं वो हमारे जल को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवरेज है, वो सारा, या रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर जल में मिल जाते हैं तो ये सभी मिलकर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके बाद आता है वायु। वायु क्योंकि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वायु के बिना जीवित रहना संभव नहीं है, तो इसलिए वायु जो है वो एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। परंतु धीरे धीरे हमारे इन इंडस्ट्रीज ने या ऑटोमोबाइल ने इन्होंने प्रदूषण इतना अधिक बढ़ा दिया है कि धीरे धीरे हमारे जो हम सामान्य वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जहरीली गैसों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इससे एक और प्रभाव भी आ रहा है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ यह है कि अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उष्णता को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो धरती से टकरा के वापस नहीं जा पाती है, जिसके कारण धरती का जो भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और इससे हमारी वनस्पति, हमारे सागर सब प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से हमारे पोल्स पर जमी हुई जितनी भी बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रही है और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ जो क्लोरोफ्लोरो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है जिससे रेफ्रिजरेटर वगैरह चलते हैं, उससे हमारी ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट रेज को इस धरती पर आने से रोकती है, वो परत भी प्रभावित हो रही है और उसके कारण भी भूमंडलीय तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके बाद है मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण। भू प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो भूमि को हमने बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न करने के लिए जितने भी हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या अन्य प्रकार की खाद्य, रासायनिक उर्वरक आदि डालते हैं, उससे पृथ्वी जो है वो खराब होती जा रही है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। और अंत में हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है। अगर हम जिस जगह रह रहे हैं वहां अगर ध्वनि बहुत तीव्र है, ध्वनि प्रदूषण अगर बहुत अधिक है, एक जो हमारे कानों की सुनने की क्षमता है उससे अधिक अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो हमारे भीतर इरिटेशन पैदा होता है और उसके कारण धीरे धीरे हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने यह देखा कि स्वास्थ्य क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उसके आयाम क्या हैं और किस प्रकार से हमारे को पर्यावरण और परिस्थिति की जो है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।